बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं शजी उल्लाह फरासत। आप देख रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल न्यूज़ पर मुश्तमिल 4 टीवी का खुसूसी खबरनामा दुनिया भर से, यानी खबरें आपकी नजर से। सबसे पहले हेडलाइन। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स अजान इंटरनेशनल स्कूल के करीब मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए। कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद। मुंबई साहिल पर कराची जाने वाले जहाज को रोक लिया गया। पाकिस्तान के न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल में इस्तेमाल होने वाला सामान लदा है। हमास इसराइल बातचीत फिर पटरी पर आ गई। काहिरा में सरगर्मियां, रमजान तक सीज फायर की उम्मीदें। इमदाद हासिल करने वालों पर फायरिंग की हर गोशे से मजम्मत। यूनाइटेड नेशंस की टीम ने किया दौरा, कहा ज्यादातर जख्मियों को गोली लगी। गाजा में इसराइल की ताज़ा बर्बरियत, 24 घंटों में 92 जान बहक। जंग के 148 दिन पूरे। लबनान में इसराइल के हमले, हिजबुल्लाह ने फलक मिसाइल से IDF अड्डे को बनाया निशाना। इसराइल में होस्टेजेस के रिश्तेदारों का जबरदस्त एहतजाज, नए इलेक्शंस का मुतालबा। ईरानी पार्लियामेंट के इलेक्शंस में सख्तगीर पार्टियां आगे। रईसी ने कहा अवाम ने दुश्मनों को धक्का दिया। शहबाज शरीफ या उमर अयूब, पाकिस्तान में इतवार को नया वजीर आजम चुना जाएगा। मुल्क भर में PTI कारकुनों का एहतजाज। बेंगलोर धमाके की तहकीकात, चीफ मिनिस्टर ने कहा IED से कार्रवाई की गई। पुलिस तमाम जावियों से तहकीकात कर रही है। हेडलाइंस आपने देखी। अब खबरों की तफसील की तरफ आपको लिए चलते हैं। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी समझौते के लिए बातचीत फिर से पटरी पर आ गई है। ओहदेदारों के हवाले से एक रिपोर्ट में ये बात कही गई। अमरीकी ओहदेदारों ने बताया कि अब बातचीत का दारोमदार पेरिस और दोहा तजवीज़ों पर हमास के जवाब पर है। इस बातचीत में कतर, इजिप्ट और अमरीका अहम रोल अदा कर रहे हैं। जुमेरात को मदद हासिल करने के लिए जमा फ़लस्तीनियों पर इसराइल के भयानक हमले के बाद बातचीत मुतासर होती नज़र आ रही थी। इस हमले में 110 से ज़्यादा फ़लस्तीनी जान बहक हुए थे। जुमे को अमरीकी सदर जो बाइडेन ने फौरी सीज फायर का मुतालबा किया। उन्होंने वज़ीर आज़म इटली जॉर्जिया मेलोनी के साथ मुलाकात के दौरान कहा कि हम होस्टेजेस की रिहाई और फौरी सीज फायर के लिए हमास और इसराइल के बीच समझौते के लिए काम कर रहे हैं। अमरीकी हुकूमत के एक सीनियर ओहदेदार ने बताया कि वाशिंगटन रमज़ान शुरू होने से पहले जंगबंदी के लिए काम कर रहा है। बाइडेन ने इससे पहले भी कहा था कि उन्हें पीर तक सीज फायर की उम्मीद है, लेकिन ऐसा हो नहीं सका। बाइडेन ने जुमेरात को कतर और इजिप्ट के लीडर से बातचीत की। ऐसे इशारे मिले हैं कि हमास होस्टेजेस के बदले और ज़्यादा कैदियों का मुतालबा कर रही है। रमज़ान उम्मीद है कि 10 मार्च से शुरू होगा। यूनाइटेड नेशंस ने कहा कि गाजा में इमदादी काफिले के करीब मदद हासिल करने वाले लोगों पर हमले के वाक़े में ज़ख्मी ज़्यादातर लोगों को गोलियां लगी हैं। इसराइल दावा कर रहा है कि ज़्यादातर लोग भगदड़ की वजह से मरे हैं और ज़ख्मी हुए हैं, लेकिन चश्मदीद गवाहों ने बताया कि इसराइली फ़ौज ने टैंकों से गोलियों की बौछार की थी। यूनाइटेड नेशंस के ओहदेदारों ने अशिफा हॉस्पिटल का दौरा किया और उन्होंने बताया कि वहाँ पर कोई 200 लोगों का इलाज हो रहा है और ज़्यादातर लोगों को गोली लगी है। दुनिया भर के लीडर्स जुमेरात के वाक़े की तहकीकात का मुतालबा कर रहे हैं और इस हमले की मजम्मत कर रहे हैं। गाजा की वजारत सेहत ने बताया कि कम से कम 112 लोग उस वाक़े में जाँ बहक हुए थे और 760 जख्मी हुए थे।
امریکہ کی بائیڈن حکومت نے غازہ میں مدد گرانے کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم اٹلی جارجیا میلونی کے ساتھ ملاقات کے موقع پر بائیڈن نے کہا کہ ہمیں بہت کچھ کرنے کی ضرورت ہے، امریکہ بہت کچھ کرے گا۔ اوول آفس میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ آنے والے دنوں میں ہم جارڈن میں ہمارے دوستوں کے ساتھ مل کر ہوائی جہازوں کے ذریعے غازہ میں مدد گرائیں گے۔ بائیڈن اسرائیل پر زور دے رہے ہیں کہ وہ اپنے آپریشنز کے دوران سویلینز کی حفاظت کرے۔ امریکہ اسرائیل کا کٹر حامی ہے۔ غازہ جنگ کے دوران اس نے اسرائیل کی فوجی، سفارتی اور ہر طرح سے مدد کی ہے۔ بائیڈن نے کہا کہ وہ امید کر رہے ہیں کہ رمضان کی مناسبت سے 6 ہفتوں کی جنگ بندی ہوگی۔ کئی ملکوں اور لیڈرز نے جمعرات کے واقعے کی تحقیقات کا مطالبہ کیا ہے۔ جرمن وزارت خارجہ کی ترجمان نے کہا کہ اسرائیلی فوج کو اس بارے میں مکمل تحقیقات کرنی چاہیے کہ کیا ہوا۔ یورپی کمیشن کی چیف ارسولا وان ڈیر نے بھی کہا کہ شفافیت کو یقینی بنانا چاہیے اور وجوہات معلوم کرنے کے لیے تمام کوششیں ہونی چاہیے۔ فلسطینی گروپوں نے اسرائیل کے خلاف جدوجہد جاری رکھنے کا وعدہ کیا ہے۔ ایک بیان میں الگ الگ فلسطینی گروپوں نے کہا کہ وہ اسرائیلی جارحیت اور نسل کشی کی جنگ کا مقابلہ کریں گے۔ انہوں نے اسرائیل کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے پرجوش مزاحمت کی ضرورت پر زور دیا اور کہا کہ اسرائیل غازہ، مغربی کنارے اور قدس میں فلسطینیوں کو زبردستی بے گھر کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔ حماس لیڈر موسیٰ ابو مرزوق اور حسام بردار نے مڈل ایسٹ سے متعلق رشیا کے خاص نمائندے سے ماسکو میں ملاقات کی۔ اس موقع پر حماس کے نمائندوں نے فلسطین مسئلے پر ان کی تائید کے لیے رشیا کا شکریہ ادا کیا۔ غازہ میں اسرائیل کے حملے جاری ہیں۔ دیر البلا اور جبالیہ میں 3 گھروں کو نشانہ بنایا گیا جن میں کم سے کم 17 فلسطینی جاں بحق ہوئے۔ دیر البلا میں لوگوں نے بتایا کہ رات بھر حملوں کی وجہ سے ان پر دہشت طاری تھی۔ غزہ جنگ کے کئی ایسے پہلو سامنے آ رہے ہیں جن سے انسانیت لرز اٹھتی ہے۔ ایسے ہی ایک فلسطینی نے بھوک سے مرتے ہوئے اپنے بچے کی تکلیف کا ایک ویڈیو جاری کیا۔ یازان نامی بچہ غذا کی کمی کی وجہ سے ہڈیوں کا ڈھانچہ بن گیا ہے اور زندگی اور موت کی کشمکش کا شکار ہے۔ یہ خاندان لڑائی کی وجہ سے بے گھر ہو گیا تھا اور رفح سٹی میں پناہ لے رہا ہے۔ انسٹاگرام پر ایک ویڈیو پوسٹ کرتے ہوئے یازان کے والد نے اپنے بچے کی تصویر دکھائی جو ایک ہاسپٹل میں پڑا ہے۔ بتایا گیا کہ یہ تصویر کچھ دن پہلے کی ہے۔ حماس کی فوجی شاخ نے کہا ہے کہ تازہ لڑائی میں اس کے بعض فائٹرز ہلاک ہوئے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ 7 ہوسٹیجز بھی مارے گئے ہیں۔ القسم بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے ایک بیان میں کہا کہ ہم سمجھتے ہیں کہ ہمارے بعض فائٹرز کی ایک ٹکڑی میں بہت سے لوگ مارے گئے ہیں اور ان کے ساتھ جو قیدی اور ہوسٹیجز تھے وہ بھی ہلاک ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے پچھلے 24 گھنٹوں میں کئی حماس فائٹرز کو ہلاک کیا ہے۔ غازہ کی وزارت صحت نے بتایا کہ پچھلے 24 گھنٹوں میں اسرائیلی فوج کے الگ الگ حملوں میں 92 فلسطینی جاں بحق ہوئے اور 156 زخمی ہوئے۔ وفا نیوز ایجنسی نے بتایا کہ مرنے والوں میں درجنوں عورتیں اور بچے شامل ہیں۔ غزہ جنگ کے 148 دن پورے ہو گئے ہیں۔ فلسطین کی وزارت صحت نے بتایا کہ اب تک 30,320 فلسطینی جاں بحق ہوئے ہیں اور 71,533 زخمی ہوئے ہیں۔ اسرائیلی فوج نے کہا ہے کہ اس نے لبنان میں حملے کرتے ہوئے حزب اللہ کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ IDF نے کہا کہ اس نے نارتھ اسرائیل میں راکٹ حملوں کے لیے ذمہ دار حزب اللہ فائٹرز پر فائرنگ کی۔ اسرائیلی میڈیا میں کہا گیا کہ اس کارروائی میں 3 لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ حزب اللہ نے نارتھ اسرائیل میں اسرائیل کے فوجی اڈے پر حملے کیے۔ سما نیوز ایجنسی نے بتایا کہ فلق میزائلز کے ذریعے یہ حملے کیے گئے۔ جب سے 7 اکتوبر کو جنگ شروع ہوئی ہے، حماس کے علاوہ حزب اللہ نارتھ اسرائیل کی طرف سے لڑ رہی ہے۔ اسرائیل کے شہروں اشکیلون اور زاکم میں سائرن کی آوازیں گونجتی رہیں، جس کی وجہ یہ ہے کہ حزب اللہ کی طرف سے راکٹ حملے کیے جا رہے تھے۔ اسرائیل میں ہوسٹیجز کے رشتہ داروں میں بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ پچھلے 4 دن سے تل ابیب اور دوسرے مقامات پر مظاہرے کے بعد اب یہ رشتہ دار قدس میں جمع ہوئے ہیں اور حکومت سے استعفے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ ان لوگوں نے ملک میں نئے الیکشنز کی بھی مانگ کی ہے۔ مغربی کنارے میں اسرائیل کی کارروائیاں جاری ہیں۔ اسرائیلی فوج کے ایک تازہ دھاوے کے دوران جھڑپ میں رام اللہ میں ایک فلسطینی بچہ ہلاک ہو گیا۔ اس بچے کی پہچان 16 سالہ محمد الدیق کی حیثیت سے کی گئی ہے۔ ایسے واقعات تقریباً ہر روز پیش آ رہے ہیں۔ تازہ دھاووں میں کئی فلسطینیوں کو گرفتار کیا گیا۔ بتایا گیا کہ مغربی کنارے کے الگ الگ مقامات پر اسرائیلی فوج نے دھاوے کیے۔ ان دھاووں کے دوران جھڑپیں بھی ہوئیں۔
अफ्रीकन यूनियन के चीफ ने इसराइल पर फ़लस्तीनियों के कत्लेआम का इल्ज़ाम लगाया है। मूसा ज़की अहमद ने इंटरनेशनल कम्युनिटी से कहा कि वो इसराइल के खिलाफ कार्रवाई करे। 12 मुल्कों के 200 से ज़्यादा अरकान पार्लियामेंट ने इसराइल पर हथियारों की पाबंदी लगाने का मुतालबा किया है। इन अरकान पार्लियामेंट ने कहा कि हम जानते हैं कि हमारे मुल्कों से ख़तरनाक हथियार और उनके पुर्जे इसराइल भेजे जाते हैं। इनका इस्तेमाल करते हुए गाज़ा और मगरबी किनारे में 30,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनियों को हलाक किया गया है। अब और इंतज़ार नहीं किया जा सकता, इसराइल पर फौरी पाबंदियाँ लगानी चाहिए। ईरानी पार्लियामेंट के इलेक्शंस में सगीर पार्टियों को कामयाबी हासिल होती नजर आ रही है। एक दिन पहले पार्लियामेंट और माहिरीन की असम्बली को चुनने के लिए वोट डाले गए थे। इरना न्यूज़ एजेंसी ने बताया कि अब तक के नतीजों के मुताबिक कट्टर पार्टियां आगे हैं। पिछले 2 दौरों से ईरानी पार्लियामेंट में सगीर अरकान या हार्डलाइनर्स का गलबा है। महसा अमीनी की मौत के बाद बड़े पैमाने पर एहतजाज हो रहा था। उस एहतजाज के बाद ईरान में ये पहले इलेक्शंस हैं। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने, जो खुद भी एक कट्टर या सगीर सियासतदान हैं, इलेक्शंस में हिस्सा लेने पर ईरानी अवाम का शुक्रिया अदा किया। रईसी ने एक बयान जारी करते हुए ईरानी अवाम की तारीफ की और कहा कि उन्होंने ईरान के दुश्मनों को धक्का पहुंचाया है। इराक ने कहा है कि मुल्क से अमरीकी फ़ौजों की वापसी के लिए वाशिंगटन के साथ बातचीत जारी है। इराक़ी वज़ीर ख़ारजा फवाद हुसैन ने यह बात कही। कुछ दिन पहले इराक़ी वज़ीर आज़म शियाज़ सूदानी ने इस मुतालबे को दोहराया था कि इराक़ी ज़मीन से अमरीकी फ़ौजी मौजूदगी जल्द से जल्द ख़त्म होनी चाहिए। पाकिस्तान में नए वज़ीर आज़म को चुनने के लिए इतवार को वोट डाले जाएंगे और इसके लिए नेशनल असम्बली का एक सेशन हो रहा है। वज़ीर आज़म के ओहदे की दौड़ में शहबाज शरीफ और उमर अयूब शामिल हैं। शहबाज शरीफ मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार हैं, जिन्हें पीपल्स पार्टी और MQM की तायद हासिल है। उमर अयूब साबिक़ वज़ीर आज़म इमरान खान की तहरीक इंसाफ पार्टी की तायद रखने वाले अरकान के उम्मीदवार हैं। आसार बताते हैं कि शहबाज शरीफ आसानी के साथ वज़ीर आज़म चुन लिए जाएंगे। वो दूसरी बार वज़ीर आज़म बन सकते हैं। वज़ीर आज़म को चुनने के बाद नए सदर को चुना जाएगा। आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान के अगले सदर हो सकते हैं। तहरीक इंसाफ पार्टी के कारकुनों ने पूरे पाकिस्तान में इलेक्शंस में धांधलियों का इल्ज़ाम लगाते हुए एहतजाज किया। इंडिया की सिक्योरिटी एजेंसियों ने चाइना से कराची जाने वाले एक जहाज़ को रोक लिया है, जिस पर ऐसा सामान होने का शुबा है जिसका इस्तेमाल पाकिस्तान के न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम में किया जा सकता है। इस जहाज़ को मुंबई के नावाशिवा एयरपोर्ट पर पकड़ा गया। कस्टम अहदेदारों ने बताया कि ये जहाज़ CMACGM अटीला कराची जा रहा था। ये वाक़या कुछ दिन पहले पेश आया, लेकिन इस खबर को अब सामने लाया गया। अहदेदारों ने बताया कि इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स की बुनियाद पर माल्टा का परचम रखने वाले इस जहाज़ को रोका गया। DRDO की एक टीम ने इस जहाज़ के सामान का मुआयना किया और इस नतीजे पर पहुंचे कि इसका इस्तेमाल सिविलियन और फ़ौजी मकसदों के लिए किया जा सकता है। यह भी बताया गया कि CNC मशीन का इस्तेमाल पाकिस्तान के मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम के पुर्जों की तैयारी के लिए किया जा सकता है। बेंगलोर धमाके की तहकीकात जारी हैं। अहदेदारों ने बताया कि इस धमाके में कम से कम 9 लोग जख्मी हुए थे। शुरू में समझा जा रहा था कि गैस लीक होने की वजह से धमाका हुआ, लेकिन बाद में चीफ मिनिस्टर कर्नाटक सिद्धारामैया ने खुद बताया कि ये एक IED धमाका था और एक नामालूम आदमी ने एक बैग में IED को छोड़ दिया था। CCTV फुटेज में ये बात सही साबित हुई। एक आदमी इस बैग के साथ इस कैफ़े में दाखिल हुआ। एजेंसियां दहशतगर्दी और तिजारती दुश्मनी के एंगल से तहकीकात कर रही। चीफ मिनिस्टर ने रामेश्वरम कैफे का दौरा किया और ऐलान किया कि रियासती हुकूमत तमाम जख्मियों के इलाज का खर्च उठाएगी। NIA ने निज़ामाबाद PFI केस के सिलसिले में एक फरार मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है। बताया गया कि आंध्र प्रदेश के कड़पा ज़िले में एक ऑपरेशन के दौरान उसे गिरफ्तार किया गया। उसके सर पर 2 लाख रुपए का इनाम था। अब्दुल सलीम PFI नॉर्थ तेलंगाना यूनिट का सेक्रेटरी था और वो 15वां मुलजिम है जिसे इस केस में गिरफ्तार किया गया है। क्या कुछ हो रहा है आपकी दुनिया में? आखिर में हेडलाइंस दुनिया भर से एक बार फिर। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स अजान इंटरनेशनल स्कूल के करीब मॉडर्न फ्लैट के ख्वाहिशमंद और खरीदारों के लिए एक सुनहरी मौका। सिर्फ 15 लाख रुपए डाउन पेमेंट कीजिए, बकाया 18 महीनों में 5 अक़सात में अदा कीजिए। 1320 SFT पर मुश्तमिल एमेनिटीज और कार पार्किंग के साथ, जिसमें 24/7 चलने वाली 3 लिफ्टें, कार और बाइक पार्किंग हर फ्लैट के लिए। कुर्बानी के लिए मखसूस जगह और सहूलत। 15 लाख डाउन पेमेंट के साथ ये पेशकश शुरुआत के सिर्फ 15 फ्लैट के खरीदारों के लिए। रीगल फ्लैट्स एंड अपार्टमेंट्स बिसाइड दारुसलाम बैंक, टोली चौकी, हैदराबाद।
मुंबई साहिल पर कराची जाने वाले जहाज को रोक लिया गया। पाकिस्तान के न्यूक्लियर और बैलिस्टिक मिसाइल में इस्तेमाल होने वाला सामान लदा है। हमास इसराइल बातचीत फिर पटरी पर आ गई। काहिरा में सरगर्मियां, रमजान तक सीज फायर की उम्मीदें। इमदाद हासिल करने वालों पर फायरिंग की हर गोशे से मजम्मत। यूनाइटेड नेशंस की टीम ने किया दौरा, कहा ज्यादातर जख्मियों को गोली लगी। गाजा में इसराइल की ताज़ा बर्बरियत, 24 घंटों में 92 जान बहक, जंग के 148 दिन पूरे। लबनान में इसराइल के हमले, हिजबुल्लाह ने फलक मिसाइल से IDF अड्डे को बनाया निशाना। इसराइल में होस्टेजेस के रिश्तेदारों का जबरदस्त एहतजाज, नए इलेक्शंस का मुतालबा। ईरानी पार्लियामेंट के इलेक्शंस में सख्तगीर पार्टियां आगे, रईसी ने कहा अवाम ने दुश्मनों को धक्का दिया। शहबाज शरीफ या उमर अयूब, पाकिस्तान में इतवार को नया वजीर आजम चुना जाएगा। मुल्क भर में PTI कारकुनों का एहतजाज। बेंगलोर धमाके की तहकीकात, चीफ मिनिस्टर ने कहा IED से कार्रवाई की गई। पुलिस तमाम जावियों से तहकीकात कर रही है। ये थी आज की खबरों को, इजाजत और अपना बेहद ख्याल रखें।